नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। एक बार आप सभी प्यारे मित्रों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल दिनांक 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी है, यानी भगवान गणेश का विशेष दिन है। तो दोस्तों, आप सभी को संपूर्ण रिया कोचिंग क्लासेज परिवार की ओर से इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के सेशन की शुरुआत हम लोग एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में करना चाहेंगे कि आपका और खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो। आपका और खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो। हर किसी की जुबान पर आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत की बात हो। जब भी आए जीवन में आपके कोई मुसीबत, तो भगवान गणेश जी हमेशा आपके साथ हो। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे साइंस के नए सेशन की। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों जल के बारे में। अब नाम सुनते ही आपको ऐसे लगा होगा कि यार जल के बारे में क्या बताएंगे। सीधी सी बात है कि जल तो पानी होता है और जल का अणुसूत्र H2O होता है। लेकिन आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जल है तो कल है, यानी जल ही जीवन है। अगर जल ही हमारा जीवन है और जल के पीछे ही अगर आने वाला कल है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ तो विशेष है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जल के बारे में क्या विशेष है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी हम लोग जल के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यह याद रखना कि जल जो है ये क्या होता है दोस्तों, एक यौगिक होता है। यौगिक का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से दोस्तों। दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर एक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो याद रखना, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। दूसरी बात, अगर जल का अणुसूत्र देखें दोस्तों, तो जल का जो अणुसूत्र है वो होता है दोस्तों H2O। बताइए जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जल जो है वो एक यौगिक होता है, यानी इसमें दो या दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों जल जो है वो दो तत्वों से मिलकर बनता है। एक तो आता है हमारे पास हाइड्रोजन और एक आता है दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर किसका निर्माण होता है प्यारे मित्रों, जल का निर्माण होता है। याद रखना, हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो प्रकृति में पाए जाने वाले 118 तत्वों में से एक ऐसा तत्व है जो सबसे क्या है, हल्का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकृति में पाए जाने वाले 118 तत्वों में सबसे हल्का जो तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। और अगर ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए, तो हमने पढ़ा जल का अणुसूत्र होता है H2O, यानी जल जो है वो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात आती है कि भार के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। देखिए, जल का अणुसूत्र हमने पढ़ा H2O, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि भार के रूप में, भार का मतलब होता है दोस्तों वजन। भार यानी क्या होता है, वजन होता है। तो अगर हम लोग इनके वजन की तुलना करें तो याद रखना, भार के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना होता है, 1:8। क्योंकि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे क्या होता है दोस्तों, हल्का तत्व होता है। इस कारण इसका भार भी क्या होता है, सबसे कम होता है। दूसरी बात, अगर आयतन के रूप में बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, देखिए आयतन क्या होता है, कोई भी पदार्थ हो दोस्तों, प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु प्रकृति में अपना जितना स्थान घेरती है
उसके द्वारा घेरा गया स्थान ही दोस्तों उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आयतन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होता है, तो वह आता है दोस्तों हमारे पास 2:1। तो दो प्रश्न आप लोग याद रखना कि भार के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8 और आयतन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है दोस्तों 2:1। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, शुद्ध जल को लेकर। देखिए सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है दोस्तों, उदासीन जल। याद रखना अगर बात करूं किसकी, उदासीन जल की, याद रखना दोस्तों उदासीन जल जो है वो क्या होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। यह जल दोस्तों उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। और आप सभी को मालूम है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम होता है दोस्तों वह क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसका मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। याद रखना हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है उसके ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। क्लियर, तो ये बात आप लोग याद रखना। शुद्ध जल उदासीन जल को कहा जाता है क्योंकि ये जो उदासीन जल है दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कि शुद्ध जल और अम्लीय जल में अंतर क्या होता है। पहली चीज, शुद्ध जल उदासीन होता है, अम्लीय जल उदासीन नहीं होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। देखिए याद रखने योग्य बात आपके लिए यह है दोस्तों, शुद्ध जल में यानी उदासीन जल जो होता है दोस्तों वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है। मैंने क्या कहा, सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों किसकी, उदासीन जल की। याद रखना उदासीन जल सबसे शुद्ध जल होता है क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो पीएच मान अभी मैंने बताया 7 होता है। तो ये जो उदासीन जल है, ये उदासीन जल याद रखना विद्युत का क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है, यानी इसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। अर्थात हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि इसमें करंट नहीं आता है। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जबकि अम्लीय जल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अम्लीय जल जो है वो याद रखना विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इस प्रकार आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे हम लोग बात करें दोस्तों किसको लेकर, जल के घनत्व को लेकर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि घनत्व का मतलब क्या होता है। देखिए घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन। बताइए मैंने क्या कहा आपसे, द्रव्यमान बटा आयतन दोस्तों क्या होता है, घनत्व होता है। देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व है वो कितना होता है दोस्तों, याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखो जल
सफेद बर्फ में कब परिवर्तित हो जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए जल जो है दोस्तों ये सफेद बर्फ में कब परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना जल जो है वो सफेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जल सफेद बर्फ में कब परिवर्तित हो जाता है तो याद रखना दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सफ़ेद जल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कि शुद्ध जल यानी हमने पढ़ा उदासीन जो जल होता है उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके माध्यम से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कई बार बच्चे एग्जामों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर गलनांक तो क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार इसके बारे में डिटेल से जानना चाहेंगे। सुनिएगा दोस्तों आप लोग मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों क्वथनांक को लेकर। क्या लिखा मैंने लिखा दोस्तों क्वथनांक। सुनिए, क्वथनांक का मतलब होता है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। आपको मालूम है कि ये जो शब्द आता है दोस्तों बॉइल, इस बॉइल शब्द का मतलब क्या होता है, उबालना। दोस्तों बॉइल शब्द का मतलब क्या होता है, उबालना होता है। तो मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यह आएगा POINT, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, उबालना, यानी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। नोट कीजिए आप लोग यह पॉइंट कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जल की। तो जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देता है दोस्तों, उबलना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, गलनांक के बारे में। देखिए गलनांक को दोस्तों द्रवनांक भी कहा जाता है। द्रवनांक, याद रखना गलनांक को क्या कहा जाता है, द्रवनांक भी कहा जाता है दोस्तों। गलनांक, गलनांक का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, गलनांक कहा जाता है। और गलनांक को क्या कहा जाता है, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, गलनांक। तो जल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जल का जो गलनांक है, ये जल का गलनांक कितना होता है आप सभी को मालूम है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो दो बातें आप लोगों को याद रखनी है कि जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सीधा सा शाब्दिक अर्थ याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू कर देता है जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पिघलना शुरू कर देता है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल के रूप में जाना जाता है। आप सभी को मालूम है,
देखो एक आया था ऊपर सबसे शुद्ध जल, याद रखना दोस्तों, वर्षा का जो जल होता है, बरसात का पानी, वह सबसे शुद्ध जल माना जाता है। याद रखना, सबसे शुद्ध जल किसको माना जाता है? बरसात के पानी को, यानी वर्षा के जल को माना जाता है। तो सुनिए, संपूर्ण जल का, यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत भाग है जो स्वच्छ जल के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसका 97% तो क्या है दोस्तों? समुद्री जल। 97% तो समुद्री वातावरण में पाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, खारा जल होता है। और जो केवल 3% है दोस्तों, वही क्या है? स्वच्छ जल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। केवल 3% जल। देख लो, 97% तो क्या है दोस्तों? समुद्री वातावरण में पाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि वह बहुत अधिक मात्रा में खारा होता है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों जल का बदलना। देखिए, जल के बदलाव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? भौतिक परिवर्तन से संबंधित। एक प्रश्न बनता है किसी पदार्थ को लेकर कि बताइए भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आगे की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। और हम लोग कोशिश करेंगे दोनों के अधिक से अधिक उदाहरणों को जानने और समझने की, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ से कंपटीशन एग्जामों में हमारे को सवाल देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, जल का बदलना दोस्तों, जल का बर्फ में बदलना। एक तो क्या कहा मैंने आपसे? जल का बर्फ में बदलना, और एक आता है दोस्तों जल का वाष्प में बदलना। दोनों किसके उदाहरण है दोस्तों? याद रखना, दोनों भौतिक परिवर्तन के क्या है? उदाहरण है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे जल के प्रकार को लेकर। देखिए दोस्तों, जल के अगर प्रकार की बात करें तो जल 2 प्रकार का होता है। एक तो आता है कठोर जल और एक आता है दोस्तों मृदु जल। यानी जल जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक तो कठोर जल होता है और एक दोस्तों कौन सा होता है? मृदु जल होता है। सुनिए, कठोर जल दोस्तों ऐसा जल होता है जो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है। पहली चीज़ तो ये याद रखना, वह जल जो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है क्या कहलाता है दोस्तों? कठोर जल कहलाता है। अब कठोर जल जो है वो किस कारण से साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है, वो जानने का प्रयास कीजिए। याद रखना दोस्तों, कठोर जल के अंदर एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड पाए जाते हैं। एक तो आता है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, एक आता है सल्फेट
और एक आता है दोस्तों बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट, ध्यान देना आप लोग मेरी बात के ऊपर। दोस्तों कठोर जो जल होता है इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के तो क्या पाए जाते हैं, क्लोराइड पाए जाते हैं, और सल्फेट और बाइकार्बोनेट लवण घुले हुए होते हैं। ये जो लवण इसमें घुले हुए होते हैं दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस कारण कठोर जल का उपयोग हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं। तो कठोर जल के विषय से संबंधित आप लोगों को याद रखना है कि कठोर जल जो है दोस्तों, यह साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है और यह पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो लवण घुले हुए रहते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और कठोर जल में कौन कौन से लवण घुले हुए रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट। आगे देखिए, फिर बात करते हैं दोस्तों मृदु जल को लेकर। तो देखिए मृदु जल जो है दोस्तों, यह साबुन के साथ क्या करता है, झाग बनाता है। साबुन के साथ झाग बनाता है और पीने योग्य जल होता है। हम जिस जल का उपयोग दोस्तों पीने के लिए करते हैं वह क्या कहलाता है, मृदु जल कहलाता है। आगे चलिए, इसके बाद आती है दोस्तों जल की कठोरता को लेकर, कि जल की कठोरता से संबंधित हमें किन किन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए जल की कठोरता को लेकर अगर हम लोग बात करें तो जल की जो कठोरता है वो दो प्रकार की होती है। एक आती है स्थायी कठोरता और दूसरी आती है दोस्तों अस्थायी कठोरता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थायी कठोरता को लेकर। देखिए जल की जो दोस्तों स्थायी कठोरता होती है वह जल में उपस्थित, सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, जल की जो स्थायी कठोरता है वह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले हुए होने के कारण होती है। ठीक है, जल की जो स्थायी कठोरता है दोस्तों वह जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले हुए होने के कारण होती है। और अगर हमें जल की स्थायी कठोरता को क्या करना हो, दूर करना हो, तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जल को उबालकर आशवन अगर करें, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, अगर हम लोग जल को उबालकर उसका आशवन करें तो जल की स्थायी कठोरता क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों, अगर जल में सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, क्या, सोडियम कार्बोनेट, अगर दोस्तों जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, जल की स्थायी कठोरता दूर हट जाती है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, Na2CO3, ये क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखना जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की दो विधियां हैं हमारे पास। वो दो विधियां कौन कौन सी आई, तो सबसे पहली विधि मैंने आपको क्या बताई दोस्तों, कि जल को अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करते हैं तो स्थायी कठोरता क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। और दूसरा रीजन है जल को उबालकर अगर हम लोग उसका आसवन करें तो इससे भी क्या होता है, जल की स्थायी कठोरता जो है वो दूर हट जाती है। याद रखना जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की जो सबसे प्रमुख विधि होती है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखते हैं आप लोगों को मालूम चला होगा, वह नाम है दोस्तों आपका कौन सा, परम्यूटेट विधि। याद रखना जल की कठोरता को दूर करने की जो सबसे प्रमुख विधि होती है उसे परम्यूटेट विधि के नाम से जाना जाता है। अगर अस्थायी कठोरता की बात करें तो याद रखना दोस्तों, जल में बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्या कहा मैंने,
कार्बोनेट। जल में बाइकार्बोनेट लवण के घुले हुए होने के कारण क्या होती है दोस्तों? अस्थायी कठोरता होती है। स्थायी कठोरता अगर पूछे तो याद रखना, स्थायी कठोरता जो है वो जल में जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले होने के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के घुले हुए होने के कारण होती है। दूसरी बात दोस्तों, अस्थायी कठोरता को हम लोग उबालकर दूर कर सकते हैं। याद रखना, जल की चाहे स्थायी कठोरता हो या अस्थायी कठोरता, दोनों कठोरताओं को हम लोग जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करें तो दोनों कठोरता है वो क्या हो जाती है दोस्तों? दूर हट जाती है। इसके बाद देखिए, जल को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक के रूप में इसको जाना जाता है। आप भी जानिए कि जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जल ऐसा विलयन है जिसमें अन्य पदार्थों को, सबसे ज़्यादा पदार्थों को घोलने की क्या होती है? क्षमता होती है। जल क्या करता है दोस्तों? कई प्रकार के पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर डिटेल से किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहिए तो इस प्रकार की छोटी मोटी बातों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ब्लू आइस, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, ब्लू आइस। क्या लिखा बताइए? ब्लू आइस। दोस्तों आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। ध्यान देना, ब्लू आइस जो है दोस्तों यह क्या होती है? शुद्ध बर्फ होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई लवण घुले हुए नहीं होते हैं। यह जो ब्लू आइस है दोस्तों, यह 2000 से 3000 वर्ष क्या होती है दोस्तों? पुरानी होती है। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। ब्लू आइस शुद्ध बर्फ होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई लवण घुले हुए नहीं होते हैं, और यह 2000 से 3000 वर्ष क्या होती है दोस्तों? पुरानी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ब्लू आइस कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों, ब्लू आइस जो है ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है। बताइए ब्लू आइस कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है। यहाँ से दोस्तों इस ब्लू आइस का निर्यात है वो बड़े बड़े विकसित देशों में किया जाता है। तो इस प्रकार ये छोटे मोटे पॉइंट आपको ब्लू आइस से संबंधित ध्यान में रखने हैं। फिर बात आती है दोस्तों आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जल को लेकर, कि जल जो है वो द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में क्यों पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जल जो है वो हाइड्रोजन बंध के कारण, कौन से बंध की बात कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन बंध की। जल दोस्तों हाइड्रोजन बंध के कारण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखना आप लोग यह दोस्तों, हाइड्रोजन अवस्था के कारण ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। धन्यवाद।